राघव मुस्कुराया। राघव को अब पता चल गया था कि वह बहुत ज्यादा सावधान हो गया था। एक व्यक्ति को अपनी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, बहादुरी से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा आशंकाएं रखना, सभी तरह की गणनाएं और योजनाएं बनाना, इससे सिर्फ आपके दांव हृदय पर ही असर पड़ेगा। चूंकि उसने अपनी युद्ध शक्ति पर विश्वास करना चुना था, इसलिए वह अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ने के लिए सबसे सीधे, सबसे बर्बर तरीके का इस्तेमाल करेगा। अगर वे बाधाएं लोग थीं, तो वह लोगों को मार देगा। अगर वे बाधाएं देवता थे, तो वह देवताओं को मार देगा। साधना एक ऐसा मार्ग था जहां पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक बार जब आप इस पर कदम रख देते थे, तो पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं होता था। कोई नहीं जानता था कि वे कब गिरेंगे। तो इतनी सारी आशंकाएं रखने का क्या मतलब था? अगर कोई व्यक्ति आपको मारना चाहता है, तो उसे काट डालो। यह इतना ही सरल था। आंख मूंद कर सहने से वे रुक नहीं सकते। इसके बजाय आपके दुश्मन और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, जिससे आपके आसपास के लोगों को अंतहीन दर्द होगा। इसलिए राघव ने आखिरकार अब और सहन न करने का फैसला किया। वह अपनी खुद की गरिमा को खत्म कर देगा, जिससे उसके दुश्मन उसके साथ दुश्मनी करने से भी डरेंगे। अगर तुम आतिशबाजी बनना चाहती हो, तो मैं भी आतिशबाजी बन जाऊंगी। हम साथ साथ खिलेंगे और साथ साथ गिरेंगे, नेहा ने धीरे से कहा। नेहा, मुझे तुम्हारी इतनी कोमल और गर्मजोशी की आदत नहीं है। तुम पर भूत प्रेत का साया नहीं हो सकता, है ना? बदमाश, क्या तुम्हारी त्वचा फिर से खुजली कर रही है? राघव के संदिग्ध चेहरे को देखकर नेहा शर्मीली और क्रोधित हो गई। उसने क्रूरतापूर्वक उसकी कमर पर चुटकी ली। हा, अब ये मेरी परिचित नेहा है। राघव हंसने से खुद को रोक नहीं सका। दुष्ट, क्या तुम मुझे पर्याप्त रूप से विनम्र न होने के लिए कोस रहे हो? नेहा ने उस पर भयंकर प्रहार किया। नहीं नहीं नहीं, सच में तुम वाकई बहुत सज्जन हो, लेकिन तुम्हारी सज्जनता दूसरे लोगों से अलग है। राघव ने अपना सिर ढक लिया, जिससे नेहा की मुट्ठियां उस पर बरसने लगी। नेहा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। ऐसा लग रहा था कि उसके व्यवहार का कोमल शब्द से कोई संबंध नहीं था, लेकिन किसी कारण से उसे राघव के साथ इस तरह के अनुचित तरीके से पेश आना पसंद था। जैसे ही वे इधर उधर घूम रहे थे, अचानक राघव के हाथों में ज्वाला का एक बैंगनी गोला प्रकट हुआ और दूर स्थित एक चट्टान की ओर उड़ गया। वहां कौन है? बाहर निकलो। राघव ने एक चट्टान पर बैंगनी लपटों का एक गोला फेंका। नेहा डर के मारे उछल पड़ी और जल्दी से उस दिशा में देखने लगी। राघव की लपटों के गोले से विशाल पत्थर फट गया। अय्या, मैं अभी भी बेहोश था। यहां मैं एक अच्छा शो देखने और शायद कुछ ट्रिक्स सीखने की उम्मीद कर रहा था। धूल से भरा आसमान शांत हो गया और शंखवाकार टोपी पहने एक आदमी बाहर आया। उसके शरीर पर रोशनी का पर्दा पड़ा था, जिससे राघव की बैंगनी लपटें बुझ गईं। मुझे पता था कि यह तुम ही होगे, राघव मुस्कुराया। केवल मुकेश को ही इस तरह की शैली पसंद थी। राघव की गहरी आध्यात्मिक समझ के कारण केवल वे लोग ही जो चुपचाप उसके इतने करीब पहुंच सकते थे, बिना उसकी जानकारी के, पूर्णतया विशेषज्ञ थे। उन शीर्ष विशेषज्ञों में से एकमात्र व्यक्ति जो उसके पास छिप सकता था, लेकिन राघव को किसी भी शत्रुता का एहसास नहीं होने दे सकता था, वह था मुकेश। सक्षम, समर और सांझी पहले से ही राघव से इतनी नफरत करते थे कि उनके पास उसके प्रति अपनी हत्या की मंशा को इस हद तक छुपाने का कोई तरीका नहीं था कि यह बात किसी को भी पता न चले। तुम्हें पता था कि यह मैं था, लेकिन फिर भी तुमने इतना शक्तिशाली हमला किया। मुझे लगता है कि तुम वाकई असभ्य हो रहे हो। तुम्हारा यह तोहफा ऐसा नहीं है जो कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। मुकेश ने अपनी टोपी उतारी, जिससे उसका अभी भी थोड़ा अपरिपक्व सुंदर चेहरा सामने आया। तुम मोटे हो गए हो, राघव ने भावुक होकर आह भरी। उसे मुकेश से थोड़ी ईर्ष्या हुई। कोई भी उसे फंसाने नहीं गया था और उसकी शक्तिशाली स्थिति के कारण अनगिनत लोग उसके साथ कुछ भी करने से डरते थे। अगर वह मुसीबत के लिए दूसरों की तलाश नहीं करता, तो लोगों को धन्यवाद में धूप जलानी पड़ती। लेकिन राघव के पास ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। पूरे दिन उसके खिलाफ साजिशें रची जाती थीं और अनगिनत लोग उसे मारना चाहते थे,
जिससे उसके अंदर अंतहीन हत्या की मंशा पैदा हो जाती थी। चूंकि उसके पास लोगों को डराने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उसे खुद ही लोगों को डराना पड़ता, अन्यथा परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। अरे, तुम्हारे साथ अच्छी बातचीत करना वाकई मुश्किल होता जा रहा है। मुकेश ने अपनी आंखें घुमाई। मैंने खबर सुनते ही तुम्हारी मदद करने के लिए हजारों मील की दूरी तय की, लेकिन तुम मुझे देखते ही इस तरह से मेरा अपमान करते हो, बहुत असभ्य। राघव ने हंसते हुए मुकेश को कसकर गले लगा लिया। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि मुकेश भी रिश्तों की बहुत परवाह करता था। राघव उसका कर्जदार था। हालांकि जैसे ही राघव ने उसे गले लगाया, मुकेश ने अचानक अपने हाथों से राघव का गला घोंट दिया और गुस्से से बोला, बोलो, शिवा वाला मामला, क्या तुम ही थे जिसने मुझे फंसाया था? मुकेश के हिंसक विस्फोट ने नेहा को उछलने पर मजबूर कर दिया। वे स्पष्ट रूप से सिर्फ सौहार्दपूर्ण बातचीत कर रहे थे। वह इतनी जल्दी शत्रुतापूर्ण कैसे हो गया? राघव ने मुकेश को एक तरफ धकेल दिया और चिढ़कर पूछा, अगर तुम्हें पता है तो फिर भी तुम्हें पूछना क्यों पड़ रहा है? जैसा कि उम्मीद थी, ये तुम ही थे। मैं बस इतना जानता था कि तुम्हारे अलावा कोई भी मेरे साथ इस तरह खेलने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुकेश हंसा। वह वास्तव में नाराज नहीं था। राघव ने एक टेबल के साथ साथ वाइन और खाना भी निकाला। आओ, पीते हैं। उसने मुकेश को वाइन का एक बड़ा कटोरा दिया। कटोरा प्राप्त करते ही उसने उसे राघव के पास ले जाकर एक ही घूंट में पूरा पी लिया। लेकिन इसे खत्म करने के बाद मुकेश की अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और राघव को देखा। यह शराब मुझे तुमने दी थी, इसलिए मैंने इसे पी लिया। लेकिन अगर किसी और ने मुझे दी होती तो मैं इसे जरूर थूक देता। यह बहुत घिनौना है। मुकेश का जन्म एक शानदार परिवार में हुआ था और वह हमेशा बेहतरीन शराब पीता था। साधारण शराब कभी उसके मुंह में नहीं जाती थी, इसलिए वह वास्तव में अभी अभी इसे थूकने ही वाला था। लेकिन राघव को मुंह दिखाने के लिए उसने अपने दांत भींचे और इसे निगल लिया। राघव उसके जैसा नहीं था। हालांकि वह तकनीकी रूप से फीनिक्स क्राई के भीतर एक कुलीन था, लेकिन उसके दिन कड़वे और अभावग्रस्त थे। उसने जो भी शराब पी थी उसे पी लिया। लो, आओ और मेरी शराब पियो। मुकेश ने अपनी स्पेशियल ड्रिंक से एक बड़ा जग निकाला। उसे खोलते ही एक घनी शराब की खुशबू तुरंत बाहर आ गई। अच्छी वाइन, बस उसकी खुशबू ही किसी की भी लार टपकाने के लिए काफी होगी। राघव भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अच्छी वाइन पसंद थी और उसने पहले कभी इतनी अच्छी वाइन की खुशबू नहीं सूंघी थी। नेहा, तुम्हें भी थोड़ा पीना चाहिए। राघव ने जग लिया और नेहा के लिए एक कटोरा भर दिया। हालांकि नेहा ने इसे पीने से इनकार कर दिया और उसने उनके साथ बैठने से भी इनकार कर दिया। वह चुपचाप उसके बगल में खड़ी रही। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे नेहा एक पारंपरिक पत्नी थी जो सौम्य और परिष्कृत तरीके से राघव के पीछे खड़ी थी। आह राघव, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूं। मुकेश ने राघव के साथ कटोरे को छुआ, एक भावनात्मक आह को रोकने में असमर्थ। राघव ने अभी अभी एक और कटोरी पी थी। हालांकि शराब सुगंधित थी, लेकिन यह बहुत तेज भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट से एक धधकती आग फैल रही हो, जिससे उसका पूरा शरीर आराम महसूस कर रहा हो। इसके अलावा उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा भी तेजी से प्रसारित होने लगी। यह वास्तव में एक औषधीय शराब थी जो किसी की साधना के आधार को भी बेहतर बना सकती थी। तुम मुझ में क्या प्रशंसा करते हो? राघव को समझ में नहीं आया कि यह बात कहां से आई थी। मैं आपकी ऐसी सामाजिक क्षमताओं की प्रशंसा करता हूं। आपके साथ बहुत सी सुंदरियां हैं और उनमें से हर कोई बहुत विनम्र है। आपका भाई वास्तव में आपकी पूजा करता है। मुकेश की अभिव्यक्ति बेहद ईमानदार लग रही थी। राघव का चेहरा तुरंत हरा हो गया। मुकेश की आंखों में खुशी देखकर ही उसे पता चल गया कि यह छोटा लड़का शरारत करने वाला है। भाई मो, आपके ये शब्द गलत हैं। दूसरी ओर मैं राघव वास्तव में आपके अद्भुत कौशल के प्रति प्रशंसा में खुद को नतमस्तक करता हूं। कृपया भाई मो, कंजूस मत बनो और मुझे सिखाओ, राघव ने हंसते हुए कहा। ऐसा इसीलिए था क्योंकि वह पीछे से नेहा की नजर को महसूस कर सकता था। वह नजर लगभग ब्लेड की नोक की तरह लग रही थी। लड़कियों को पकड़ने की तुम्हारी क्षमता के मुकाबले मेरी तीरंदाजी की कला बहुत कम है,
मुझे एक बहुत मशहूर तस्वीर याद है जो हर जगह फैल गई है। इसे फिर से क्या कहा जाता था? मुकेश ने उसके सिर पर थपथपाया। ऐसा लग रहा था कि वह उसका सिर पीट रहा है। राघव उसे सार्थक निगाहों से देखने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वह इस मामले को उठाना बंद कर दे। यह राघव का माफी मांगने का विवेकपूर्ण तरीका था। मुकेश जानबूझकर नेहा के सामने यह सब ला रहा था। राघव को उसका वाइन बाउल लेकर उसके मुंह में ठूंसने की इच्छा हुई ताकि वह चुप हो जाए। हालांकि मुकेश ने राघव की निगाहों को अनदेखा किया। अचानक अपने हाथों से ताली बजाते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे याद आ गया। इसे एक हीरो ने 3 सुंदरियों को बचाया। एक गुस्से वाली दहाड़ जैसे वसंत की गड़गड़ाहट, एक ही कृपाण ने आग के समुद्र को तोड़ दिया। उस छवि में वह वीरता स्वर्ग को हिला सकती थी। राघव, एक नायक जो सुंदरियों को बचाता है और सांझी के साथ एक शानदार लड़ाई लड़ता है। तुम बहुत दबंग हो, लेकिन कम से कम तुम उससे प्रसिद्ध हो गए। मुकेश ने राघव को एक बड़ा अंगूठा दिखाया। यह अज्ञात था कि उसे सांझी के साथ अपनी लड़ाई के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उसकी आंखों में उस विश्वासघाती चमक को देखकर राघव को पता चल गया कि वह उसकी प्रशंसा करने के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था। उसकी तरह ही मुकेश भी ऐसा व्यक्ति था जो बिना कुछ किए हार नहीं मानता था। जैसे ही वे दोनों फिर से एक दूसरे से टकराए, वह बदला लेने की तैयारी में था। 3 सुंदरियां? कौन है वे? नेहा ने अचानक बीच में ही टोक दिया। मुकेश ने फिर से ताली बजाई। अच्छा सवाल, मैं भी जानना चाहता हूं। ऐसा कहा जाता है कि उस युद्ध के कारण आकाश ढह गया और पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो गई। सूर्य और चंद्रमा ने अपनी सारी रोशनी खो दी और वह अविश्वसनीय रूप से हताश था। उन 3 लोगों को आपकी करीबी महिला मित्र होना चाहिए, है ना राघव? क्या सूर्य और चंद्रमा ने अपनी सारी रोशनी खो दी? यह जीवली गुप्त क्षेत्र है। यहां कोई सूर्य या चंद्रमा नहीं है। राघव ने कुछ नहीं कहा। राघव की ओर घूरने पर मुकेश को कोई बेचैनी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह सीधे उसके साथ हंस पड़ा। अरे, क्या तुम बेवकूफी से नहीं हंस सकते? वे 3 सुंदरियां कौन हैं? उन दोनों को एक दूसरे को देखते और बेवकूफी से हंसते हुए देखकर नेहा को शक हुआ। वे सीमा, अमोदिता और आरोही थे, राघव ने उत्तर दिया। आह, बहन सीमा और अमोदिता, तुम्हें उनसे मिलना है? नेहा को सुखद आश्चर्य हुआ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था, लेकिन बाद में हम फिर से अलग हो गए। राघव ने सिर हिलाया। कितनी अफसोस की बात है। मैं वास्तव में उन्हें देखना चाहता था, नेहा ने निराशा के साथ कहा। मुकेश दंग रह गया। शुरू में उसने सोचा था कि वह राघव के लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकता है। किसने सोचा होगा कि नेहा को थोड़ी सी भी जलन नहीं होगी और वास्तव में उसे अफसोस होगा कि वह उनसे नहीं मिल पाई। मुकेश, तुम वाकई और भी ज्यादा बदकिस्मत होते जा रहे हो। अगर तुम्हें यहां आना था तो तुम्हें सीधे आ जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय तुम चुपके से यहां आ गए। अगर तुम चुपके से अंदर आ गए तो ठीक है, लेकिन फिर तुम एक चट्टान के पीछे छिप गए और चुपके से हमारी निजी बातचीत सुनने लगे। अगर तुम सिर्फ चुपके से सुन रहे थे तो ठीक है, लेकिन फिर तुम वाकई इतने बेशर्म थे कि यह सब रिकॉर्ड करने के लिए एक फोटोग्राफिक जेड का इस्तेमाल किया। एक इंसान के तौर पर तुम काफी समझदार हो, काफी मजबूत हो, काफी सुंदर हो और काफी मेहनत करते हो, लेकिन तुम में सिर्फ एक कमी है। अब जवाबी हमला करने की बारी राघव की थी। वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम? नेहा ने अविश्वास से मुकेश को देखा। क्या कोई स्वर्गीय प्रतिभाशाली व्यक्ति जो शिखर विशेषज्ञ मुकेश है वास्तव में ऐसा संदिग्ध कार्य कर सकता है? बहन नेहा, आपने गलत समझा है। मेरा कोई और इरादा नहीं था। मैं बस लड़कियों को लुभाने में राघव के दिव्य कौशल का अध्ययन करना चाहता था। राघव द्वारा उजागर किए जाने पर मुकेश शर्मिंदा महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसी समय उसने राघव को राक्षस होने का श्राप दिया। उसकी छिपने की कलाएं निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली थीं और उसी क्षेत्र में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे भांप पाते। यह बात राघव के लिए विशेष रूप से सच थी, जो उसके लिए चौकन्ना भी नहीं था। हालांकि जब उसने चुपके से एक फोटोग्राफिक जेड निकाला और उसे सक्रिय किया, तो वह अविश्वसनीय रूप से हल्का आध्यात्मिक उतार चढ़ाव
अभी भी उसके द्वारा महसूस किया गया था। चुपके से उनका वीडियो बनाते हुए पकड़े जाने पर मुकेश को भी शर्मिंदगी महसूस हुई। नेहा की निगाहें उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थीं और उसे खुद को दफनाने के लिए कोई गड्ढा खोजने की इच्छा हो रही थी। आप निश्चित रूप से इसके हकदार हैं। मैंने अपनी गलती पहले ही स्वीकार कर ली है, लेकिन आपको मेरे लिए चीजें कठिन बनानी पड़ी। अब आपको थोड़ा और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पी लो। मुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वह अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए केवल शराब पी सकता था। पीने और खाने के बाद वह पहले वाला अजीब माहौल बहुत हद तक कम हो गया। राघव, अब जब तुमने शिवा को मार दिया है तो मुझे संदेह है कि सक्षम इस मामले को यहीं रहने देगा। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मुकेश ने पूछा। कोई योजना नहीं। ज्यूली गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि मैंने पूरी तरह से समझ लिया है कि साधक होने का क्या मतलब है। ऐसी कई चीजें हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको वध करना होगा। चूंकि वे मुझे मजबूर करना चाहते हैं तो मैं केवल जवाबी कार्रवाई कर सकता हूं। हमें बस यह देखना होगा कि किसकी जान लेना ज्यादा मुश्किल है। राघव ने शराब का एक और कटोरा गटक लिया। दबंग पुरुषों को ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि यह शायद थोड़ा परेशानी भरा होगा। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो तुम्हें अपने मठ में रहने की जरूरत नहीं है। बस मेरे मो गेट पर आ जाओ। मो गेट की स्थापना मेरे परिवार ने की थी। मैं शायद कुछ और वादा करने की हिम्मत न करूं, लेकिन अगर तुम मो गेट पर आओगे तो जो मेरा है वह तुम्हारा होगा। मुकेश ने खुद की छाती थपथपाई। राघव मुकेश के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ। वह मुकेश की पृष्ठभूमि के बारे में जानता था और वह जानता था कि मो गेट एक विशाल अस्तित्व था। उसकी पृष्ठभूमि वास्तव में शानदार थी। हालांकि मुकेश ने कभी राघव के साथ कोई दिखावा नहीं किया था। इससे पहले वह नेहा को बचाने के लिए आगे बढ़ चुका था। हालांकि आज उसे कोई कार्रवाई करने का मौका नहीं मिला था। फिर भी यहां की खबर सुनते ही वह कई मील भाग गया था। राघव को यह सब याद होगा। ठीक है, अगर कोई दिन ऐसा हो जब मैं किसी तरह से काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। हालांकि बेहतर होगा कि तुम तैयार रहो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे पास गया तो मैं तुम्हें जरूर नीचे खींच लूंगा। राघव ने हंसते हुए कहा। बेशक, इसमें कोई समस्या नहीं है। जब समय आएगा हम जितना चाहें उतना उपद्रव मचा सकते हैं और फिर भी हमारे पास एक समर्थक होगा। राघव को समझ में नहीं आया। उसका क्या मतलब था कि चाहे वे कितनी भी मुसीबत खड़ी कर लें, उनके पास कोई समर्थक तो होगा ही। हे, आप नहीं जानते, लेकिन मेरे दादाजी, जो वर्तमान गेट मास्टर और परिवार के मुखिया हैं, हमेशा मुझे परिपक्व न होने और यह भी नहीं जानने के लिए डांटते हैं कि कोई परेशानी कैसे खड़ी की जाए। मुकेश ने थोड़े गुस्से के साथ कहा। क्या ऐसा कोई परिवार का मुखिया है? राघव और नेहा दोनों दंग रह गए। उसने एक बच्चे को मुसीबत खड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मामले का जिक्र करने मात्र से ही मुझे गुस्सा आ जाता है। मुकेश ने एक बार फिर शराब का एक कटोरा पी लिया और फिर कड़वी शिकायत करने लगा। मो गेट अन्य संप्रदायों से अलग था। यह उनके परिवार का संप्रदाय था और मो गेट में हर कोई उनके मो परिवार का सदस्य था। हालांकि मो गेट बहुत बड़ा था और उनके शिष्यों की संख्या लाखों में थी। जब ताकत की बात आती है तो वे ज्वांटियन सुपर मॉनेस्टरी से जरा भी कम नहीं थे। उनके पास अनगिनत विशेषज्ञ थे और वे किंग प्रांत के अधिपति थे। कोई भी शक्ति उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मो गेट का गेट मास्टर बहुत शक्तिशाली और बहुत निर्णायक व्यक्ति था। शिष्यों के प्रति उसका व्यवहार बहुत सख्त और कठोर था और वह मुकेश के प्रति विशेष रूप से कठोर था। वह अक्सर उसे पीटता और डांटता था। उनके रिश्ते के कारण वह जरा भी नरम नहीं था। मो गेट के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में मुकेश को उस बूढ़े आदमी की प्रशिक्षण सहनी पड़ी थी। जब वह सिर्फ 3 साल का था तो उसके दादा ने उसे भेड़ियों की मांद में फेंक दिया था और उसे सिर्फ एक खंजर दिया था। एक 3 साल के बच्चे को भेड़ियों की मांद से बाहर निकलने के लिए हत्या करने का आदेश दिया गया था। अंत में मुकेश खून से लथपथ अपने शरीर के साथ मुश्किल से बच पाया था। जब उसने वह खास बात बताई
तो मुकेश जोर जोर से गालियां देने लगा। राघव और नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखा। शिष्य को बढ़ाने का यह तरीका वाकई क्रूर था। मुकेश गेट मास्टर का पोता था, जो मुख्य वंश से उसका सीधा वंशज था। उसे जीवन भर लाड़ प्यार मिलना चाहिए था। उसके साथ इतना बेरहमी से व्यवहार कैसे किया गया? अरे, अगर मेरी मां ने मुझे इसकी पुष्टि नहीं की होती तो मैं सच में सोचता कि मैं कोई बच्चा हूं जिसे उसने सड़क से उठा लिया है। सारा दिन वह मुझसे कहता है कि जो बच्चे मुसीबत नहीं खड़ी कर सकते उनका भविष्य नहीं होता। इसलिए जब से मैं छोटा था मैंने जितना हो सका उतनी मुसीबत खड़ी की। बचपन में मैंने अपनी उम्र के सभी लोगों को पीटा, उन्हें तब तक पीटा जब तक कि वे मुझसे डरने नहीं लगे। फिर क्या हुआ? राघव के चेहरे पर अजीब भाव थे। फिर मैं घर लौटूंगा और मार खाऊंगा और वे मुझे डांटेंगे कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है। जो व्यक्ति सिर्फ कमजोरों को धमकाना जानता है वह सिर्फ कायर है। उन्होंने कहा कि एक आदमी को मर्दाना होना चाहिए और अगर आपको किसी को धमकाना है तो आपको ताकतवर को धमकाना होगा। केवल यही एक उपलब्धि और सफलता मानी जाती है। एक विशेषज्ञ को इसी तरह काम करना चाहिए। बताओ, बचपन में मैं यह सब कैसे समझ पाता? मैं ताकतवर और कमजोर में कैसे फर्क कर पाता? इसके अलावा मैं गेट मास्टर का पोता था। कौन बेवकूफ मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर सकता है? मुझे धमकाने के लिए कोई विशेषज्ञ कैसे मिल सकता था? मुकेश ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर बाद में क्या हुआ? क्या तुम्हें धमकाने के लिए कोई विशेषज्ञ मिल गया? नेहा को यह सब चौंकाने वाला और हास्यास्पद लगा और वह खुद को निष्कर्ष के बारे में पूछने से नहीं रोक सकी। मुझे एक मिल गया। मुझे धमकाने के लिए एक बेहतरीन विशेषज्ञ मिल गया। मुकेश आखिरकार गर्व से मुस्कुराया। किस स्तर का विशेषज्ञ? राघव ने पूछा। हे, एक विशेषज्ञ इतना शक्तिशाली है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको एक सुराग दूंगा। वह व्यक्ति मेरे किंग प्रांत के मार्शल पथ के शिखर पर खड़ा है। वह किंग जो में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। तुम अपने दादाजी के बारे में बात नहीं कर रहे हो, है ना? राघव ने पूछा। हाँ, सही है, ये वही है। मुकेश हंसा। क्या आप सफल हुए? मैं सफल? तो फिर अंतिम परिणाम क्या हुआ? परिणाम के बारे में बात करते हुए मुकेश की अभिव्यक्ति उदासीन हो गई। परिणाम? मेरी मां और पिता ने मुझे पीटा और फिर मेरे चाचाओं ने भी मुझे पीटा। अरे, तुमने यह क्या किया? मैं क्या कर सकता था? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक महान संप्रदाय के नेता को हरा सकता हूं? मैं सिर्फ उसके शराब के बर्तन में पेशाब कर सकता था, मुकेश ने गुस्से में कहा। राघव और नेहा अपनी हंसी रोक नहीं पाए। एक महिला की संयमित छवि को बनाए रखने के लिए नेहा ने तुरंत अपनी हंसी रोक ली, लेकिन राघव को ऐसी चीजों से कोई सरोकार नहीं था और वह जोर से हंसने लगा, इतना जोर से कि वह झुक गया, यहां तक कि उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए। मुकेश, तुम सच में कमाल हो। राघव इतनी जोर से हंस रहा था कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। क्या कमाल है? अगर तुम्हारे आसपास भी ऐसे बूढ़े लोग होते तो तुम निश्चित रूप से पागल हो जाते। वे बस मुझे खेती करने के लिए मजबूर करते हैं और साथ ही मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से लगातार पीटते रहते हैं। वरना मैं इतनी बार घर से क्यों भागता? लेकिन पिछली बार यह थोड़ा बेहतर था। हे राघव, तुम वाकई एक अच्छे भाई हो। आओ, हम भाई एक और गिलास पीते हैं। मुकेश ने एक बार फिर शराब का कटोरा उठाया और उसे राघव के सामने रख दिया। उसके चेहरे पर बेहद प्रसन्नता थी। तुम्हें उस पैर के बारे में बात करनी चाहिए, है ना? हे, सही है। जब मैं पिछली बार घर लौटा था तो वे बूढ़े लोग मुझे फिर से पीटने की योजना बना रहे थे। फिर मैंने उन सभी को समर का पैर दिखाया। हा, राघव, मैं आपको बता दूं, उस समय उनके हाव भाव वाकई अद्भुत थे। बकवास और शराब, चीयर्स। बस इसके बारे में सोचते ही मुकेश उत्साह से भर गया। 3 और बड़े कटोरे शराब पीने के बाद मुकेश ने कहा, इतने सालों तक इतनी सारी बकवास सहने के बाद आखिरकार मुझे अपना सारा गुस्सा बाहर निकालने का मौका मिला। राघव, मैं वास्तव में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ऐसा मत करो। क्या मैंने कभी तुम्हारा शुक्रिया अदा किया है? यह सही है। भाइयों को ऐसी बातें कहने की जरूरत नहीं है, वरना वे इतने करीब नहीं लगेंगे। आओ, पियो।
शराब का वह बड़ा जग उन दोनों ने जल्दी ही खत्म कर दिया। मुकेश ने फिर से 3 और जग निकाले। दोनों ने बातें करते हुए शराब पी। राघव ने नेहा को भी बैठने के लिए कहा। हालांकि वह पीना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पीछे खड़े होने से उसे लगा कि वह उसके साथ गलत कर रहा है। उसे इस तरह के अति विस्तृत रीति रिवाज पसंद नहीं थे। राघव, तुम सच में एक राक्षस हो। हालांकि मैं बोन फोर्जिंग में आगे बढ़ चुका हूं, फिर भी मुझे तुम्हारे शरीर से बहुत दबाव महसूस होता है। जैसे ही उसने शराब पी, मुकेश अपनी सारी उदासी भूल गया। तुम बहुत विनम्र हो। बोन फोर्जिंग में आगे बढ़ने के बाद भी तुम्हारी आभा का जरा सा भी हिस्सा लीक नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि तुमने अपनी नींव को व्यावहारिक रूप से असामान्य स्तर तक स्थिर कर लिया है। शायद तुम पहले से ही सक्षम के लिए मुसीबत खड़ी करने की योजना बना रहे हो, राघव ने हंसते हुए कहा, जैसे कि मेरे पास उसके साथ परेशान होने का समय होगा। मैं अभी अभी अपने एकांत से बाहर आया हूं और मैं गुप्त क्षेत्र की खोज करने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन यह अभी भी थोड़ा डरावना है। आप यह भी जानते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता अब से कुछ ही समय बाद खुलने वाला है। अगर मैं समय रहते वापस नहीं आ पाया तो मुझे यहां 100 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। मुकेश ने कहा, इस बात की परवाह किए बिना कि मैं जीवित रह पाऊंगा या नहीं, अपने स्वभाव के कारण यहां 1 सदी तक फंसा रहना ही मुझे पागल बनाने के लिए काफी है। जूली का गुप्त क्षेत्र बहुत बड़ा था। वहां बहुत सी जगहें थीं जिन्हें अभी तक खोजा जाना बाकी था। हालांकि वे सभी जगहें अतुलनीय रूप से खतरनाक थीं और नक्शे पर विशिष्ट चिन्हों के बिना खो जाना बहुत आसान था। मुकेश जैसा मजबूत व्यक्ति भी अभी भी इस बात को लेकर झिझक रहा था कि वह यह जोखिम उठाना चाहता है या नहीं। कैसा रहेगा? क्या तुम मेरे साथ घूमना चाहोगे? मुकेश ने राघव को गंभीरता से देखा, लेकिन राघव ने अपना सिर हिलाया। आह, मैं हिलने के लिए बहुत आलसी हूं। मुझे यहां आराम से आराम करने दो। बिल्कुल नहीं। तुम अवसर तलाशने के बारे में नहीं सोच रहे हो? मुकेश थोड़ा हैरान हुआ। मुझे उम्मीद है कि शिवा को मारने की खबर पूरे गुप्त क्षेत्र में फैल जाएगी। मेरे कुछ साथी अभी भी हैं जिनसे मैं नहीं मिल पाया हूं। एक बार जब वे यह खबर सुनेंगे तो वे निश्चित रूप से यहां एकत्रित होंगे। लेकिन गुप्त क्षेत्र बंद होने में अभी भी कई महीने बाकी हैं। क्या तुम सारा समय बर्बाद करने की योजना बना रहे हो? मुकेश ने भौहें सिकोड़ी। अगर यह बर्बाद हो गया तो यह बर्बाद हो गया। अवसर कहलाने वाली चीजें उत्सुक चीजें होती हैं। अगर यह आपका होना तय था तो आप चाहकर भी इसे टाल नहीं पाएंगे, और अगर यह आपका होना तय नहीं था तो आप इसे चाहे जितना भी खोज लें नहीं पा सकेंगे। इतना समय बीत जाने के बाद मुझे वाकई नहीं पता कि सब कैसे हैं। मुझे संभालने के लिए पहले मठ के उन कमीनों ने उन पर अपना गुस्सा निकाला है। मैं बस यह नहीं देख सकता कि मेरे साथी शिष्य मेरे द्वारा फंसाए जा रहे हैं। राघव ने आह भरी। सच तो यह है कि राघव को फिर से खोजबीन करने की बहुत इच्छा थी। उसे उम्मीद थी कि वह जो भी उसे बुला रहा था उसे पालेगा। हालांकि चूंकि पहले मठ के साथ उसका रिश्ता पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुका था, इसलिए वह सभी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। बेहतर था कि वह कुछ समय के लिए रोमांच के बारे में सोचना छोड़ दे। यह सच है, पहले मठ के वे मूर्ख वास्तव में घृणित हैं और शिवा वास्तव में आपके द्वारा मारे जाने के लायक था। मुझे खुशी है कि मैंने आपको गलत नहीं समझा। आप वास्तव में अपने दोस्तों के प्रति वफादार हैं। चलो फिर से पीते हैं। मुकेश ने नाक भौं सिकोड़ी। स्पष्ट रूप से पहले मठ के आचरण को बेहद निंदनीय पाया। राघव ने एक बार फिर शराब का एक कटोरा पिया और पूछा, गुप्त क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां कैसी रहीं? इसका जिक्र भी मत करो। यह बात मुझे बहुत परेशान करती है। मुझे थोड़ी सी भी किस्मत का साथ नहीं मिला। मुकेश का चेहरा बदसूरत हो गया। क्या? मुझे लगता है कि आपकी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, है ना? राघव को यकीन नहीं था कि मुकेश की ताकत के साथ वह संभवतः कुछ भी अच्छा नहीं पा सकता। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मेरी किस्मत खराब थी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला। कुछ चीजें बुरी नहीं थीं, लेकिन दूसरों ने उन्हें पहले प्राप्त कर लिया। वे लोग धर्म के मार्ग से थे और मुझे उनसे लड़ने के लिए अपना चेहरा नीचे करने का मन नहीं हुआ। जहां तक उन भ्रष्ट मूर्खों की बात है,
तो उनकी किस्मत मुझसे भी खराब है। मेरी स्थानिक अंगूठी लगभग खाली है, इतनी खाली कि मैं लोगों को श्राप दे सकूं। मुकेश ने असहाय होकर कहा, ऐसा लगता है कि तुम में वह सब नहीं है जो एक इंसान में होना चाहिए। राघव ने गहरी सांस ली। चुप रहो, क्या तुम मुझे नैतिकता न होने के लिए कोस रहे हो? मुकेश ने झुंझलाहट के साथ डांटा। एक तरफ नेहा चुपके से हंसा। मैंने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास कोई नैतिकता नहीं है, मैंने कहा कि तुम में वह कमी है जो एक इंसान में होनी चाहिए। आओ, भाई तुम्हें एक उपहार देगा। राघव ने अपनी स्थानिक अंगूठी को छुआ। अरे राघव, ऐसा मत करो। अगर तुम इस तरह से व्यवहार करोगे तो हम अच्छे भाई नहीं बन पाएंगे। मुकेश के चेहरे पर नाराजगी के भाव उभर आए। एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में उन्हें अपना गौरव प्राप्त था। वह निश्चित रूप से दूसरों के उपहारों को बिना किसी मूल्य के नहीं लेते थे। यह बात खास तौर पर उन चीजों के लिए सच थी जो उन्हें दुर्लभ अवसरों के जरिए मिली थीं। वे सभी चीजें कर्म और भाग्य से जुड़ी थीं। दूसरे शब्दों में, अवसरों के जरिए आप जो चीजें हासिल कर सकते थे वे सभी व्यक्ति के कर्म भाग्य पर आधारित थीं। अगर आप अपनी कमाई को दूसरों के साथ बांटते हैं तो यह आपके कर्म भाग्य को बांटने के बराबर था। इसी प्रकार जो लोग अन्य लोगों के खजाने चुराना पसंद करते थे, अर्थात वे चीजें जो कभी उनके पास नहीं होनी थीं लेकिन उन्होंने मार्शल बल के माध्यम से छीन ली थीं, वे भी उस व्यक्ति के कर्म भाग्य का एक हिस्सा चुरा रहे थे। कर्मगत भाग्य एक भ्रामक और गहन चीज थी। इसके अस्तित्व का कोई सटीक प्रमाण नहीं था, लेकिन अधिकांश साधक इसके अस्तित्व में दृढ़ विश्वास रखते थे। राघव का यह कहना कि वह मुकेश को उपहार दे रहा है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि मुकेश की किस्मत खराब थी, दान से अलग नहीं था और यह मुकेश के लिए एक तरह का अपमान था। यही कारण था कि उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मेरे पास तो अपने लिए भी पर्याप्त खजाना नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए कैसे बचा सकता हूं? उसके हाव भाव को देखकर राघव अपनी हंसी रोक नहीं सका। ओ, तो फिर क्या है? हे, यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो आपकी आंखों को चमका देगा। देखो। राघव ने एक निश्चित वस्तु निकाली और मुकेश को दे दी। क्या बकवास है? यह नहीं हो सकता है ना? मुकेश की अभिव्यक्ति बेजान हो गई। राघव ने जो निकाला था उसे देखकर नेहा चौंक गई। वह एक हाथ था, एक हाथ जो कंधे से कटा हुआ था और पूरी तरह सुरक्षित था। हालांकि यह सिर्फ एक हाथ था, फिर भी यह एक शक्तिशाली दबाव उत्सर्जित करता था। उसने पहली बार इतना शक्तिशाली हाथ देखा था। यह स्पष्ट रूप से मुख्य शरीर से अलग हो चुका था, लेकिन फिर भी यह बहुत भयानक था। क्या यह उसका है? मुकेश की आंखें चमक रही थीं और वह अविश्वास से भर गया। तुम क्या सोचते हो? तुम उस परिचित एहसास को इतनी जल्दी भूल नहीं सकते थे, है ना? तुम उसे चाहते हो या नहीं? अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे उसे अपने संग्रह में जमा करना होगा, राघव ने कहा। मुझे यह चाहिए, बेशक मुझे यह चाहिए। और तुम इसे किस लिए जमा करोगे? अगर तुम इसे मुझे दे दोगे तो मेरे पास एक अच्छा सेट होगा। मुकेश ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, इसे खजाने की तरह आंका। हे, इस बार मुझे वाकई फायदा हुआ। अगर मुझे कुछ और नहीं भी मिला तो भी मैं घर पर उन बूढ़े लोगों को अपनी सफलता की सूचना दे पाऊंगा। नेहा को अभी भी समझ नहीं आया यह किसका हाथ है, लेकिन जैसे ही उसने यह पूछा उसके मन में अचानक एक विचार आया और उसका चेहरा सदमे में बदल गया। क्या यह उसका हो सकता है? राघव ने सिर हिलाया। हां, यह समर का है। इससे पहले सीमा, अमोदिता, आरोही और मैंने उस पर हमला किया था, लेकिन हमारे लाभ के बावजूद हम उसे मारने में कामयाब नहीं हुए। समर बहुत शक्तिशाली है। राघव के मन में समर के लिए वाकई थोड़ी प्रशंसा थी। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि समर वाकई शक्तिशाली था, भले ही राघव पिछली बार उसे बुरी तरह से भागने पर मजबूर कर पाया था। उसे यकीन था कि समर अभी भी अपनी क्षमताओं का एक हिस्सा बचाए हुए है। वह उन कौशलों का उपयोग तभी करेगा जब उसके पास कोई और विकल्प नहीं होगा। यही कारण था कि राघव ने दूसरों को समर की मदद करने के लिए घेरने नहीं दिया था। यहां तक कि उसे भी समर के अंतिम घातक प्रहार को झेलने का आश्वासन नहीं था और इसलिए वह उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। हाँ, अब मेरे पास एक हाथ
और एक पैर है। ये एकदम सही सेट है। मुकेश ने हंसते हुए हाथ को ठीक से हटा दिया। नेहा ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी। तुम दोनों वाकई दुष्ट हो। समर एक शिखर विशेषज्ञ है, लेकिन वह शायद इस समय सबसे उदास शिखर विशेषज्ञ है। पहले एक व्यक्ति ने उसका पैर काटा, फिर एक व्यक्ति ने उसका हाथ काटा, और वे दोनों व्यक्ति एक ही थे। मुकेश को हाथ को खजाने की तरह संभालते देख नेहा को लगा कि शायद समर उन लोगों में से एक है जो महानता में पैदा हुए हैं, लेकिन एक उदास जीवन जीने के लिए किस्मत में है। मुकेश ने हंसते हुए कहा, भविष्य में जब हम समर से भिड़ेंगे तो हमें शायद हमला करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हथियार उठाओ। चिल्लाने मात्र से ही वह शायद खून की उल्टी कर देगा और मर जाएगा। हालांकि राघव जानता था कि वह मजाक कर रहा था, फिर भी उसने उसे चेतावनी दी। तुम समर को बहुत ज्यादा नीची नजर से देख रहे हो। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों से बाहर निकलने के लिए वाकई अपनी जान दे दी। वह एक अडिग, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है, और यह छोटी सी बाधा उसे प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह तथ्य कि उसे विफल कर दिया गया था शायद उसे अपने साधना आधार को पागलपन की हद तक बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। वह शायद बहुत पहले ही हड्डी बनाने की कला में आगे बढ़ चुका है, और उसे अपनी हड्डियों को मजबूत करने के बीच में होना चाहिए। इस बारे में बात करते हुए आपने कितनी हड्डियों को मजबूत किया है? 4। प्रत्येक अंग के लिए 1, मुकेश ने उत्तर दिया। राघव और नेहा चौंक गए। उसने अविश्वसनीय रूप से तेजी से 4 हड्डियां तोड़ दी थीं। हालांकि वे बूढ़े लोग हमेशा मेरे साथ कठोर व्यवहार करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही मेरे लिए औषधीय गोलियां तैयार कर रखी हैं, जिनकी मुझे अब जरूरत है, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुका हूं। आगे बढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी हड्डियों को मजबूत करना शुरू किया। चूंकि मेरे पास सबसे अच्छी औषधीय गोलियां हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से तेजी से आगे बढ़ता हूं। मोगेट के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसके पास सभी आवश्यक संसाधन थे। इतने कम समय में 4 हड्डियों को मजबूत करना उचित था। हालांकि इससे राघव को असहजता महसूस हुई। मुकेश जैसे शीर्ष विशेषज्ञ के लिए 4 हड्डियों को तड़का लगाने से उसकी युद्ध शक्ति एक भयानक बिंदु तक बढ़ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह अज्ञात था कि मुकेश जैसे कितने शीर्ष विशेषज्ञ उस समय गुप्त क्षेत्र में मौजूद थे। आखिरकार इस जगह पर 7 प्रांतों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोग एकत्रित थे। कोई नहीं जानता था कि अभी भी कितने विशेषज्ञ छिपे हुए हैं। मुकेश, किंग प्रांत से आपके समान स्तर के कितने लोग आए हैं? राघव ने पूछा। 3 हैं। हालांकि आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे मौजूद होने पर वे कोई बड़ी लहरें बनाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनके पास मेरे मोगेट के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं है। जब सक्षम के साथ अपना बदला लेने का समय आएगा तो मैं मोगेट का प्रतिनिधित्व करके आपका पूरा समर्थन करूंगा। ज्यूली गुप्त क्षेत्र में अभी मोगेट के सैकड़ों शिष्य हैं, और उनमें से कोई भी बेकार किस्म का नहीं है। जो कोई भी कुछ भी करने की हिम्मत करता है, उसे सीधे कुचलकर मार दिया जा सकता है। मुकेश पूरी तरह आश्वस्त था। राघव को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि मुकेश इतना वफादार होगा। अपने शराब के कटोरे उठाकर वे शराब पीते रहे। उसने मुकेश को उन विशेषज्ञों के बारे में बताते हुए सुना जिन्हें वह जानता था। मुकेश ने बताया कि किंग प्रांत में 3 अन्य लोग भी थे जो बहुत शक्तिशाली थे। उन चारों को किंग प्रांत के 4 नायक कहा जाता था। जब ताकत की बात आई तो वे तीनों मुकेश से थोड़े कमजोर थे, लेकिन उनकी ताकत वास्तव में इस बिंदु पर पहुंच गई थी कि वे निश्चित रूप से शिवा से ज्यादा मजबूत थे। इससे राघव को झटका लगा। अचानक कंपास पर्वत का पूरा क्षेत्र हिलने लगा। एक विशाल आभा एक क्रूर जानवर की तरह राघव पर टूट पड़ी। कमीने, अगर तुमने बहन नेहा के सिर पर एक बाल भी चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगी। एक क्रोधित दहाड़ ने धरती को हिलाकर रख दिया। उसी समय एक आकृति कंपास पर्वत की चोटी पर पहुंची, अपने साथ धूल की एक लकीर लेकर। वह आवाज सुनकर राघव बहुत खुश हुआ। वह आवाज बहुत जानी पहचानी थी। एक आकृति बिजली की तरह तेजी से ऊपर आई।
उस आकृति का शरीर लोहे के टॉवर जैसा था, जो इतना भव्य दिखाई दे रहा था कि मानो वह कोई विशालकाय देवता हो। सिद्धार्थ, राघव, हा, अंततः मैं तुम्हें फिर से देख पा रहा हूं। जो व्यक्ति आया था वह वास्तव में सिद्धार्थ था। राघव को देखकर सिद्धार्थ अविश्वसनीय रूप से उत्साहित था और उसने राघव को एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गले लगाया। सिद्धार्थ के पूरे शरीर में मांसपेशियां उभर आई थीं और उसका शरीर विस्फोटक शक्ति से भर गया था। अपनी खुशी में वह वास्तव में अपनी ताकत पर नियंत्रण करना भूल गया था। उसका यह आलिंगन किसी को कुचलने के लिए पर्याप्त था। सौभाग्य से राघव का शारीरिक शरीर मजबूत था। कोई और होता तो बहुत पहले ही दम घुट जाता। गले लगाने के बाद राघव ने सिद्धार्थ को थपथपाया। उसकी आवाज भावुक थी और उसने कहा, अच्छा भाई, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। इस आदमी की ऊर्जा और खून की शक्ति भयानक है। मुकेश सिद्धार्थ की आभा से डर कर उछल पड़ा। वर्तमान सिद्धार्थ बिल्कुल मानव आकार के जादुई जानवर की तरह लग रहा था। उसकी ऊर्जा और रक्त उफान पर था और उसके शरीर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी हो जो किसी भी क्षण प्रलयकारी शक्ति के साथ फट सकता हो। अचानक पक्षियों की चीखें गूंजने लगीं। आकाश में अंधेरा छा गया और 3 विशालकाय आकृतियां सीधे राघव की ओर उड़ती हुई आईं। वे हमारे पक्ष में हैं। ये देखकर कि सिद्धार्थ और नेहा दोनों ने रक्षात्मक स्थिति ले ली थी, राघव ने उन्हें शांत किया। 3 विशाल आकृतियां धीरे धीरे नीचे उतरीं। वे 60 मीटर से ज्यादा लंबे बैंगनी रंग के पक्षी थे। चौथी श्रेणी के जादुई जानवरों का दबाव उनसे आ रहा था, जिससे वे वाकई दिव्य घोड़ों की तरह लग रहे थे। राघव, बहन नेहा। राघव यह देखकर हैरान था कि वायलेट फीनिक्स स्पैरो चौथे स्थान पर पहुंच गए थे। उसे नहीं पता था कि इतनी जल्दी बढ़ने के लिए उन्होंने कौन सी तकनीक अपनाई होगी। 3 बैंगनी फीनिक्स गौरैया की पीठ पर अमोदिता, सीमा और आरोही बैठे थे। अमोदिता सबसे पहले कूद पड़ा और नेहा को गले लगा लिया। बहन नेहा, मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूं। नेहा ने भी अमोदिता को गले लगाया। खुशी के आंसू रोए। इस खूनी, क्रूर, गुप्त क्षेत्र में करीबी दोस्तों की भावना वास्तव में दिल को छू लेने वाली थी। नेहा, नमस्ते। इस समय सीमा भी पास आ गई। जब वह करीब आई तो उसने नेहा को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। आप बड़ी बहन सीमा होंगी, है ना? आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राघव पूरे दिन आपकी यादों में खोया रहता है। नेहा भी अपनी खूबसूरती को लेकर बेहद आश्वस्त थी। इससे पहले जब उसने सीमा को देखा था तो उसके दिल में थोड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना भी थी, लेकिन सीमा को देखने के बाद वह थोड़ी प्रतिस्पर्धी भावना हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। सीमा की खूबसूरती सिर्फ उसके बाहरी रूप रंग पर आधारित नहीं थी, यह उसके हर अंग से निकलने वाले अमर आकर्षण से उपजी थी। यह ऐसी चीज थी जो किसी को भी पूरी तरह से कायल कर सकती थी। बहन नेहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरा दिल भी भावुक होने वाला है। चलो कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां कोई ना हो। मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम्हें जरूर पसंद आएगा। बस इसी तरह सीमा, नेहा, अमोदिता और आरोही सभी दूर भाग गए। राघव ने पूरे समय अपना हाथ ऊपर उठाया हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला। शुरू से ही उन्होंने उसे कोई मौका नहीं दिया, जिससे राघव बस एक लकड़ी के खंभे की तरह खड़ा रहा। राघव, मुझे वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करनी है। तुमने यह कैसे किया? उन सुंदरियों में से हर एक परी की तरह थी। उनकी आवाज पक्षियों के गीत जैसी थी, लेकिन वे इतनी दूर थीं कि पुरुषों को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थीं। यह देखकर कि वे कितने सामंजस्यपूर्ण थे, मुकेश आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। आपका क्या मतलब है? जब वे साथ होते हैं तो क्या वे लड़ते नहीं हैं? झगड़ा करना? राघव ने कड़वाहट से मुस्कुराया। उनके रवैये को देखकर ऐसा लग रहा था कि आपस में लड़ना इतना संभव नहीं था। अगर वे नाराज होते तो शायद वे उसके खिलाफ मिलकर लड़ते। हालांकि वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह अंदर से बहुत खुश था। वह हमेशा इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहता था कि जब सब लोग एक साथ होंगे तो क्या होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब वह निश्चिंत हो सकता है। अरे भाइयों,
क्या तुम मुझे अपनी कुछ खास तकनीकें सिखाओगे? इस तरह मैं उस दुष्ट महिला को शांत कर पाऊंगा, मुकेश ने फुसफुसाते हुए कहा। दुष्ट औरत? सच में वह मेरी मंगेतर है। वह मेरे प्रति बहुत निर्दयी है, लेकिन मैं एक आदमी हूं, तुम समझो। राघव ने अविश्वास से मुकेश को देखा। यह अकल्पनीय था। उसके जैसे शीर्ष विशेषज्ञ को ऐसी चिंताएं थीं। सच बताऊं तो मुझे इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है, राघव ने कहा। मुकेश ने घृणा से कहा, बकवास। अगर तुम्हें कोई अनुभव नहीं है तो मुझे बताओ, वे एक दूसरे के साथ इतने शांतिपूर्ण क्यों हैं? अगर मैं किसी दूसरी महिला से कुछ शब्द भी कहूं तो वह दुष्ट महिला मुझे पीटेगी और मेरा पीछा करेगी। शायद यह है। ऐसा मत कहो कि मुझमें वह कमी है जो एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। बस मेरी मदद करो। मैं तुम्हारे साथ एक भाई की तरह व्यवहार करता हूं और मुझे इस बात की परवाह भी नहीं है कि तुम मुझे फंसा रहे हो। क्या तुम सच में मेरी मदद न करने का साहस रखते हो? मुकेश ने गुस्से में कहा। मुकेश के बेहद गंभीर अंदाज को देखकर राघव अवाक रह गया। अगर राघव ने अब और टाल मटोल करने की कोशिश की तो मुकेश वाकई बहुत नाराज हो जाएगा। लेकिन क्या राघव के पास वाकई लड़कियों के साथ खेलने के ऐसे अद्भुत तरीके थे? इसके अलावा मुकेश जो खोज रहा था वह पिकअप तकनीक नहीं थी, बल्कि एक महिला को वश में करने के तरीके थे। वह एक महिला को वश में करना चाहता था, और एक शक्तिशाली महिला भी। वह स्वर्ग में चढ़ने की कोशिश कर सकता था। अचानक बगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। भाई राघव, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर राघव की आंखें चमक उठीं और उसने मुकेश के कंधों पर थपथपाया। मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। उस अवसर को भुनाना तुम पर निर्भर करेगा।